हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। उसका सब टॉपिक है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये टॉपिक क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हमने पिछले दो वीडियोस में पढ़ा कि किस प्रकार हमारे जो भारतीय देश था, भारत की भूमि थी, वहाँ पर एक नवीन राष्ट्र के रूप में वो उभर रहा था। तो उसी में आगे का क्रम है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक और तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों को महत्व दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए। लोगों को राजस्व के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा भी दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि तिलक का नारा आप बताइए या फिर स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किस व्यक्ति का नारा है, तो आप कहेंगे तिलक का नारा है। ठीक है, यह नारा तिलक ने दिया था। तो क्या हुआ था, 1890 में बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों से अवगत तो हो गए थे, लेकिन बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बंगाल में विपिन चंद्र पाल, पंजाब में बाल गंगाधर तिलक और महाराष्ट्र में लाला लाजपत राय जैसे नेता आमूल परिवर्तनवादी थे। उन्हें लगता था कि जो अंग्रेज हैं इनके नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए। और इसी समय उन्होंने एक जमकर नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उसी समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेज का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी। जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाल इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज का मुख्य उद्देश्य था कि बंगाली नेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जा सके और बंगाल की जनता को बांट दिया जा सके। अब क्या हुआ था, अब जो हमारे कांग्रेस के नेता थे वो भी अपना बढ़ चढ़कर काम कर रहे थे और उसी समय अंग्रेजों को भय तो हो ही गया था। तो 1905 में उन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया, यानी बंगाल को दो टुकड़ों में काट नहीं दिया, यानी उनको दो भागों में बांट दिया। उस वक्त बंगाल जो था वो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी बंगाल के हिस्से में थे। अब अंग्रेजों का कहना था कि अगर हम ऐसा करते हैं, बंगाल का बंटवारा करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो बंगाल में जो प्रभावकारी नेता हैं, बंगाल के जो राजनेता हैं, उन पर हम अंकुश लगा सकेंगे, यानी उन पर नियंत्रण रख सकेंगे और बंगाल की जनता को बांट देंगे। और इससे क्या होगा कि सारी जनता आपस में बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे जो आंदोलन होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। समझ गए आप लोग। और बंगाल के कुछ हिस्से को असम में मिला दिया गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बाल गंगाधर तिलक आपको दिख रहे हैं, जिन्होंने नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्सा की लहर फैल गई। अब अंग्रेजों को क्या हक है कि वो बंगाल का विभाजन करें, लेकिन उन्होंने ये कर दिया। इससे देश भर के लोग बहुत गुस्से में आ गए। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। अब जो मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी नेता थे, उन्होंने जमकर इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और विशाल जनसभाओं का आयोजन किया, जुलूस निकाले, जनप्रतिनिधियों के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा वे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो स्वदेशी जो बंगाल विभाजन का परिणाम स्वरूप क्या कौन सा आंदोलन था, तो आप स्वदेशी आंदोलन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो लोग जन आंदोलन किए, सभाएं रैली निकाली, सभाएं किए, तो इसका जो संघर्ष का उपजा हुआ उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में इसकी भारी गूंज सुनाई दी।
अब सबसे ज़्यादा ये ताकतवर कहाँ था? बंगाल में था। तो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट रूल से देखा जाए तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन के बारे में आप बताइए और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आप बंगाल विभाजन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो आंदोलन था ये बंगाल विभाजन से ही के कारण ही ये आंदोलन हुआ था। तो आप आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं स्वदेशी आंदोलन का एक इमेज, किस प्रकार लोग आंदोलन कर रहे हैं, रास्तों में रैली निकाले हैं, जुलूस निकाले हैं, लोग कितने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में संगठित हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह आंदोलन कितना विशाल था और अंग्रेज़ों को इस आंदोलन के से कितना भय उत्पन्न हुआ। तो आप देख सकते हैं कि लोग संगठित हो रहे थे। अब समय बदल गया था, अब अंग्रेज़ों से लोग डर नहीं रहे थे और लोग संगठित होकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। आंध्रा के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है और आंध्रा के डेल्टा जो इलाके हैं वहाँ पर वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि स्वदेशी आंदोलन को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है और आंध्रा के डेल्टा स्थानों पर किस नाम से जाना जाता है। आपको स्पेशली ये चीज़ें याद रखनी होंगी। एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी गलतियों से आपके मार्क्स कट सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी धड़ों ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं व वस्तुओं का बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। अब स्वदेशी आंदोलन का मेन मुद्दा क्या था कि स्वयं सहायता और स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाने लगा। स्वराज के लिए मूल परिवर्तनकारी जो धड़े थे वो जनता को लामबंद करने के लिए ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं को, यानी लोगों ने जो ब्रिटिश वस्तुएं थी और संस्थाएं थी, लोग उसका बहिष्कार करने लगे। ठीक है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। कहाँ किया? ढाका में 1906 में। किसने? मुसलमान जमींदारों ने। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। अब ये जो मुस्लिम संगठन था, ठीक है, मुस्लिम लीग था, 1906 में बना था, तो इसने क्या किया? ये बंगाल विभाजन का समर्थन करने लगी, यानी अंग्रेजों के साइड से हो गई। अब क्या हुआ कि लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। अब लीग समर्थन करके ये अंग्रेजों से मांग करने लगा। वैसे भी आप समझ रहे होंगे कि कोई भी अपने बिना मतलब के किसी के पास नहीं जाता। तो मुस्लिम को काम था, वो अलग से निर्वाचन चाहती थी, व्यवस्था चाहती थी, इसलिए वो अंग्रेजों के समर्थन की। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब जो अंग्रेजों का साथ देगा, अंग्रेज तो उसी की बात मानेंगे, क्योंकि उस समय वैसे भी भारतीय उनसे भड़के हुए थे। तो 1919 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गईं, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। 1907 आई और कांग्रेस टूट गई। जो 1885 में कांग्रेस बनी थी, अब वो 1907 में टूट गई। मध्यमार्गी धड़ा बहिष्कार की जनजाति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल का प्रयोग की आवश्यकता होनी चाहिए, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी घड़े का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दो खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अब ये क्या हुआ? 1907 में तो टूट गई, लेकिन फिर से दिसंबर 1915 में ये दोनों लोग एकजुट हो गए। इसी साल, इसके अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। तो लखनऊ समझौता बच्चों किस ईयर हुआ था? 1915 में। जोर से बोलो, किस ईयर हुआ था? 1915 में। आप सभी लोग कमेंट में लिख के बताइए कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। ठीक है। पर दस्तखत दोनों संगठनों ने देश के प्रतिनिधि सरकार का गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। अब आ गया था समय कि लोग एकजुट होकर, जो लोग आपस में पहले लड़ाई कर रहे थे, अब वो दोनों एक हो गए थे और जमकर इसका गठन करके देश के स्वतंत्रता दिलाने के लिए जमकर काम करने वाले थे। तो क्या हुआ था 1915 में? बताओ बच्चों, लखनऊ समझौता हुआ था। कांग्रेस कब टूटी थी? जल्दी बताओ।
1907 में, और फिर दोबारा एक कब हुई, दिसंबर 1915 में। किस समझौते के तहत? लखनऊ समझौते के तहत। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, से यस। ओके, अब देखते हैं क्रांतिकारी हिंसा क्या होती है। समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना क्रांतिकारी हिंसा कहलाती है। अगर आपसे एक वन लाइन क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है कि क्रांति हिंसा की परिभाषा दीजिए, तो आप कहेंगे समाज में, यानी अपनी सोसाइटी में आमूल बदलाव के लिए हिंसा के लिए जो हिंसा होती है, हिंसा का उपयोग किया जाता है, उसे क्रांतिकारी हिंसा कहते हैं। जैसे कि आपको अपने घर में चॉकलेट नहीं मिल रही है, आप उसके लिए हिंसा कर रहे हो, मतलब उस बदलाव के लिए आप लड़ रहे हो, जिद कर रहे हो, तो वो आपकी क्रांतिकारी हिंसा कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करना नहीं है, ऐसा सिर्फ समझाने के लिए बोला है। आप अपने घर में लड़ाई नहीं करेंगे। परिषद प्रशासकीय सलाहकारी या प्रातिनिधिक दायित्वों का निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था है। परिषद क्या होता है? प्रशासकीय सलाहकारी और प्रातिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत निर्वाचित संस्था ही परिषद कहलाती है। ठीक है, जैसे आप समझे कि जहाँ पर प्रशासकीय, जहाँ पे विभिन्न संस्था के लोग अपने दायित्वों को निभाते हैं, उस संस्था को हम परिषद कहते हैं। आप इस फिगर में देख सकते होंगे, ये है लाला लाजपत राय। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार से स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बना। ये नारा किसने दिया था? जल्दी बताओ, कमेंट में करके बताओ, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। तो ये नारा तिलक ने दिया था। ठीक है, कब? 1890 में। तो फिर उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, जिसके कारण देश में स्वदेशी आंदोलन की लहर उठ पड़ी और आंध्रा के डेल्टा में इसे वंदे मातरम नाम से जाना जाने लगा। स्वदेशी आंदोलन में लोगों ने जो अंग्रेज की बनाई चीज़ें थी और संस्था थी, उसका बहिष्कार करने लगे, और इस प्रकार यह एक क्रांतिकारी हिंसा में बदल गई। और क्या हुआ, फिर उसके बाद कांग्रेस जो 1885 में बनी थी, वो 1907 में विभाजित हो गई। लेकिन फिर से एक बार उन्होंने साथ में काम करने का प्रयत्न किया और दिसंबर 1915 में दोनों के बीच लखनऊ समझौता के तहत समझौता हुआ, यानी कंप्रो हुआ, और दोनों एक साथ मिलकर अब डबल मेहनत के साथ काम करने वाले थे देश को स्वतंत्र कराने में। तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार हमारे जो भारतीय नेता थे वो अपने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक पे एक कदम उठाए जा रहे थे। ठीक है, थैंक यू।